स्टार गॉड की सीजन 7 में आपका स्वागत है। द स्टोरी में काफी आगे बढ़ चुके हैं और हम बहुत जल्दी नेक्स्ट आर्क के पास भी पहुंचने वाले हैं, जहां पे अभी कोई एग्जिस्टेंस ऑफ वॉल के पास एक और बैटल चालू होने वाली है, जो कि 5th स्क्वाड कमांडर याशरा और साथ ही में यामा के बीच में शुरू भी हो चुकी है। जब काफी कई चीजें देखने को मिली कि कैसे लोपोविया याशरा ने सिर्फ अपने एक हाथ के मूवमेंट से यामा की बॉडी को ही कंट्रोल कर लिया, यानी कैन पीपल के किंग को, और वो उसे बार बार रन अवे मट कह के बुला रहा है। तो इन सभी का रीजन आपको मिले आगे वीडियो में, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो में आगे बने रहें। लास्ट एपिसोड की फाइट यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए हम देखते हैं, जहाँ पे लोपोविया याशरा ने कुछ अजीब सा स्पेल कर दिया था यामा के ऊपर, जहाँ हम देखते यामा लगातार अपने ही हाथों से खुद को ही मार रहा था, यानी कि एक के बाद एक खतरनाक पंचेज अपने फेस पर दिया जा रहा था, और ये ऑर्डर से देने वाला कोई और नहीं बल्कि याशरा था। वही हम याशरा को देखते हैं जो काफी खुश था कि उसकी ट्रिक अभी भी काम करती है इतने टाइम बाद भी, और साथ ही हम देखते हैं वो कैसे लगातार यामा को ऑर्डर दे रहा था खुद पर और भी ज्यादा फियर्स अटैक करने के लिए। वही दूसरी तरफ याशरा अब ये भी बताता है कि कैसे ये जितनी भी चीजें हो रही है वो इस वजह से हो रही है क्योंकि बेलोड यामा अब अंडर कमांड आ चुका है लोपोविया याशरा के, जहाँ पे इसके पीछे सिर्फ एक ही रीजन है जिसे याशरा खुद ही रिवील कर देता है, क्योंकि जो ब्लड पूरी बॉडी में फ्लो करता है यामा की, वो किसी और ने नहीं बल्कि लोपोविया याशरा का दिया हुआ है। वही दूसरी तरफ केज में सीन शिफ्ट होता है और हम काफी टाइम बाद माइकल को देखते हैं, जो कि थोड़ी परेशानी में दिख रहा था क्योंकि उसकी वॉर शेप जो टूट गई थी। वहीं पे उसके सामने कून था और माइकल को वापस से काफी गुस्से में देखते कून को लेकर, जहाँ सोच रहा था कि कून आज भी नहीं बदला, वो आज भी पहले की तरह ही सिर्फ एक ही चीज की चिंता करता है और वो कुछ और नहीं बल्कि बैम है। और यही वो रीजन है जो माइकल को काफी ज्यादा गुस्सा दिलाती है और उसके हेट्रेड को और बढ़ा देती है कून की तरफ, क्योंकि कून के जो बिहेवियर है, यानी कि उसका सारा ध्यान सारी अटेंशन सिर्फ बैम को लेकर ही होती है या बैम से रिलेटेड चीजों को, लेकिन माइकल जब ऐसा होते देखता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे कि उसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि कून इन सभी पे कभी कोई ध्यान ही नहीं देता। और माइकल तो यहाँ तक भी कहता है कि शायद उसे समझ में आ गया है कि रेचल कैसा फील करती है आज तक। और ये सारी चीजें सोचने के बाद माइकल सोचता है और कहता है, मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा ताकि मैं तुम्हें एक ऐसे बॉटमलेस हेल के अंदर खींच कर ले जाऊं और बंद कर दूं, जहां पर तुम्हें सिर्फ मैं देख सकूं और कोई भी नहीं। ये सारी चीजें जो माइकल के दिमाग में चली थी, इसी बीच उसका ध्यान किसी और चीज पे जाता है और हम देखते हैं कि पीछे कोई और नहीं बल्कि घोस्ट खड़ा था, जो कहता है तुम्हें क्या कर रहे हो, हमें यहाँ से चलना होगा। जो अगर आपको याद हो तो की जाग के स्टार्टिंग में माइकल सीक्रेट वेपन की बात करता है, यानी जो काफी पावरफुल चीज है और उनके साथ में है, और कुछ और नहीं बल्कि घोस्ट था और उनकी मदद करने के लिए आ गया फाइनली, जहाँ पे माइकल कहता है कि केज जल्दी मूव करने वाला है और इसीलिए इन्हें भी अब यहाँ से निकलना होगा, और वो इस केस में अब एप्पल को भी नहीं बचा सकते। जहाँ माइकल भी इस बात को समझ जाता है क्योंकि इस सिचुएशन में है। वही की जो दूसरी तरफ डिस्कशन को होते हुए देखते हैं, जो कि रैंकर्स के बीच में थी कि आखिर उनको क्या करना चाहिए, क्या उन्हें लॉर्ड यामा की मदद करने के लिए दूसरी तरफ जाना चाहिए कैन पीपल को लेकर, जहाँ पे वो यामा को बचा सके। वो इस डिस्कशन की सबसे मेन पॉइंट ये थी कि हम कैनजॉन और जॉर्डन के बीच में बातचीत होते हुए देखते हैं, जहाँ कैनजॉन कह रहा था कि सिर्फ लॉर्ड यामा ही हमें लीड कर सकता है, जहाँ डूम बार बार ये कहने की कोशिश कर रहा था कि मैं भी तो हूँ यहाँ पे, मैं इस रोल को निभाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कैनजॉन उसका मुंह बंद कर देता है कह के कि लॉर्ड डूम, आप चाहे लॉर्ड यामा के बड़े भाई क्यों ना हो, लेकिन आप हमारे लीडर से वीक हो, जो कि पॉसिबल नहीं है, ताकि हम आपको अपना लीडर बना सके इस रीजन की वजह से, तो आपको इस चीज से बाहर रहना चाहिए। जहाँ डूम जब अपनी बेइज्जती सुनता है तो उसे काफी गुस्सा आता है, जहाँ पे काफी कुछ कहता है और यहाँ तक कि कैनजॉन को सबक सिखाने की बात भी करता है, कहते हुए कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी पावर कहाँ से आई है, तुम्हारे जैसे छोटे गॉडडैम लिटिल रगरेट की इतनी हिम्मत कैसे हुई जो मेरे से ऐसे बात करे। लेकिन पॉल यहाँ पे आके डूम को पकड़ लेता है और कहता है कि अभी के लिए इसके हाथों पे ध्यान मत दो, हमें मिलकर काम करना होगा। हम देखते कून और बैम को भी डिस्कशन करते हुए, जहाँ पे कून बैम से पूछता है क्या तुम लुई के पास जाने वाले हो। जब बैम का अभी के लिए तो यही प्लान था, लेकिन कून उसे समझाता है क्या ठीक रहेगा, खासकर इस सिचुएशन में जहाँ लुई को लगता है कि डेंगडेंग की जान इसलिए गई क्योंकि बैम ने उसकी हेल्प नहीं की, और साथ ही उसे इंटायर ट्रुथ भी नहीं पता कि आखिर गार्डो ने डेंगडेंग का हार्ट लुई को दिया था उसकी जान बचाने के लिए।
जहाँ बैम इस बात को अच्छे से जानता भी है और समझता भी है, और वो काफी सैड है इस बात को लेके कि उन दोनों में से किसको बचाए इस चीज को डिसाइड नहीं कर पाया। लेकिन उसे पता है कि उसे जाकर अभी भी अपोलोजाइज करना होगा लुई से। जहाँ कून भी बैम से एग्री कर जाता है फाइनली, और हम देखते हैं बैम को लुई के पास जाते हुए। जहाँ लुई बैम को अपने पास आते हुए देखकर उसे पूछता है डैंग डैंग मर गया ना, जिस पे बैम कहता है हाँ सॉरी मैं उसे नहीं बचा पाया। जहाँ हम देखते हैं बैम को जो काफी सैड तो था लेकिन काफी ज्यादा गिल्ट में भी, जहाँ वो कहता है कि डीप डाउन में शायद उसकी उतनी डेस्परेटली मदद करना ही नहीं चाहता था कि मैं उसको बचा पाऊँ। लेकिन इससे पहले बैम आगे और कुछ एक्सप्लेनेशन दे पाता, हम लुई को देखते हैं जो बैम को माफ कर देता है और उसे कहता है तुम्हें अपोलोजाइज करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि डैंग डैंग ने मुझे कहा था कि वो अपनी लाइफ में इसी चीज से हैप्पी था कि किसी ने उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया उसे फ्रीडम देने के लिए, और इन द एंड चाहे तुम उसे बचा ना पाओ लेकिन यही फैक्ट डैंग डैंग को अब शांति देगी उसके मरने के बाद भी। और शायद अब तुम्हें कहीं और जाना है क्योंकि तुम्हारे लिए वहाँ की फाइट भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो उस केस में मेरा तुमसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि तुम इसी तरह ब्रेव बने रहना और जिसको भी तुम्हारी जरूरत है उसकी तुम हेल्प करो, ठीक वैसे ही जैसे तुमने एक बार डैंग डैंग की थी, लेकिन अगली बार मेक श्योर कि तुम उनकी जान बचा लेना। जब बैम भी इस चीज को सुन के इससे एग्री कर जाता है, वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं केनजोन की डॉटर यानी कि कैन होंग को और इंटर्न को। जहाँ कैन होंग सारी सिचुएशन इंटर्न को समझाती है कि कैसे लॉर्ड यामा यहाँ से टेलीपोर्ट कर गए और अब सारे कैन पीपल और केज भी उनकी मदद करने के लिए वहां पर जाने वाला है, जहाँ बहुत ही बड़ी बैटल होगी। और यहाँ पे कैन होंग ये ऑफर भी करते इंटर्न को कि उसके साथ जितने भी काम करने वाले लोग थे वो सभी लोग अब मारे जा चुके हैं और अगर वो चाहे तो इनके साथ चल सकती है। ऐसे तो इंटर्न एक कैनिंग पीपल नहीं है, लेकिन फिर भी कैन होंग इसकी मदद के लिए उसे एक परमानेंट जॉब यानी कि एक फुल टाइम पोजीशन ऑफर करेगी और एक सैलरी जिसका अमाउंट हमें बताया नहीं जाता, लेकिन वो इतना होता है कि हम इंटर्न के फेस के एक्सप्रेशन से समझ जाते हैं कि वो काफी रिमार्केबल होगा। जहाँ एक तरफ कैन होंग को लग रहा था कि शायद इतनी सैलरी काफी नहीं होगी इंटर्न के लिए काम करने के लिए, लेकिन वही दूसरी तरफ हम इंटर्न को काफी खुश देखते हैं जो कहते हैं कि इतना पैसा तो किसी रैंकर को मिलता है। वही साथ ही कैन होंग को अपना जवाब भी मिल जाता है, जहाँ इंटर्न इस सैलरी के अमाउंट को सुनते ही साथ ही कहती है कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी तुम जहाँ चाहो, लेकिन मैं फाइटिंग नहीं कर सकती, उसकी छोड़ के तुम मुझसे जो भी कराना चाहो मैं सब करूंगी, अगर तुम कहोगी तो अपने कान भी उगा लूंगी जैसे कई लोग के होते हैं। और अगर आपको याद हो तो सीजन 7 के स्टार्ट में इंटर्न एक जगह अपना ड्रीम बताती है कि उसका रियल ड्रीम था कि उसे एक फुल टाइम पोजीशन मिल जाए, एक बढ़िया सी मोटी सैलरी और एक कंफर्टेबल लाइफ। तो इस एंड में यहाँ पे किसी का ड्रीम तो पूरा जरूर हुआ। वहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हम देखते इवांग हॉल को और हांसो यू को, जब ये भी अपकमिंग बैटल को लेकर डिस्कस कर रहे थे। जहाँ इवांग हॉल ने डिसीजन ले लिया था कि वो बैम के साथ जाने वाली है उस बैटल के अंदर, लेकिन हांसो का पर्सपेक्टिव थोड़ा अलग था क्योंकि उसका मानना था कि वहां जाना बैम के लिए काफी डेंजरस हो सकता है क्योंकि वहां पे काला वाहन मोस्ट प्रोबेबली जरूर होगा और बैम उसके लिए भी रेडी नहीं है। वही अब हम वाइट को भी देखते हैं, जहाँ पे इवांग हॉल यही सेम ऑफर वाइट को भी देती है कि क्यों ना वो बैम के साथ जाए और उसकी हेल्प करे, जहाँ पे हांसो इस चीज को लेकर रेडी नहीं था क्योंकि वाइट पे भी भरोसा नहीं करता। लेकिन वाइट यहाँ पे फाइनली रेडी हो जाता है और ये चीज़ भी कहता है कि ऐसे तो उसे स्लेव कैंडिडेट के साथ जाना पसंद नहीं है, लेकिन अभी उसके पास कोई चॉइस भी नहीं है। और इवांग हॉल ऐसा इसलिए करना चाहती है क्योंकि अगर बैम के साथ हाई रैंकर्स गए तो उसे काफ़ी ज़्यादा अटेंशन मिल सकती है लॉर्ड जहाद या उसके लोगों से, जबकि वाइट दूसरी तरफ अभी भी एक रेगुलर है तो बैम को ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। वही जो हांसो बार बार इस चीज़ के लिए एग्री नहीं करता तो यहाँ पे वाइट कहता है कि तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी मेरे अंदर भी कुछ न्यूसेंस है, जहाँ पे शायद वो अपने दूसरे ब्रदर और सिस्टर को लेकर कह रहा होगा, जहाँ पे इस टाइम पर तो वो बैम को अटैक नहीं करेगा लेकिन वो सभी को वार्न करता है कि तुम्हें पता नहीं है तुम किस तरह के मॉन्स्टर्स को क्रिएट कर रहे हो, वही पूरी पावर और ट्रेनिंग देकर, जब वो बैम के रियल पोटेंशियल को लेके इंडिकेट कर रहा था। वही इवांग हॉल फाइनली इस चीज़ से कन्विंस हो जाती है। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं पूरे केज के अंदर अनाउंसमेंट होते हुए, जहाँ पे जो भी नॉर्मल रेजिडेंट थे या चाहे वॉरियर्स, अब सभी को सारी सिचुएशन के बारे में बताया जाता है। जहाँ कैनजोन सभी को एड्रेस कर रहा था, सभी को बताता है कि कैसे जो पिछली रात थी उसके अंदर काफी बड़ी बैटल हुई केज के अंदर, जहाँ काफी लोग मारे गए और काफी सारे लोगों को बहुत ही बुरी चीजें देखनी पड़ी। लेकिन अब जो ये बैटल है आउटसाइडर के साथ ये खत्म हो चुकी है। इस प्रोसेस में गार्डो और कुछ दूसरे भी हाई रैंकर्स मारे गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब जो हुआ सो हो चुका है। अभी के लिए इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इस बैटल में कुछ अलग सी चीज हुई जिसकी वजह से लॉर्ड यामा
किसी दूसरे बैटलफील्ड में चले गए केज के बाहर और उनकी जान खतरे में है क्योंकि उनके सामने खुद लॉर्ड ज़हात की एक पूरी बटालियन है। और ऐसे तो सभी जानते हैं लॉर्ड यामा कितने पावरफुल है, लेकिन उनके अगेंस्ट में एक पूरी आर्मी है और वो भी रॉयल आर्मी, और इसीलिए उनको अपने कैन पीपल की मदद पड़ेगी। और इसीलिए भी सभी कैन पीपल को डिसाइड करना है क्या वो अपने किंग अपने बेरोड यामा की मदद करने के लिए उस बैटलफील्ड में जाएंगे या नहीं। और कैंजोन के इस ऑफर और इस पूरी सिचुएशन को बताने के साथ ही हम देखते हैं कि सारे लोग वहां से फाइट करने के लिए रेडी थे। वैसे सेम मोमेंट पे लॉर्ड पॉल भी उन कैन पीपल को भी सारी सिचुएशन बता देते हैं जो कि उसके साथ आए थे केज पे हमला करने के लिए। और वो अपनी रीजनिंग ये देता है यहाँ पे कि उनके सामने अभी केज से बड़ा एक दुश्मन है, तो इसीलिए उनके साथ अभी शांति स्थापित करके अपने बड़े दुश्मन को हराना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसके लिए उसके लोग भी रेडी हो जाते हैं। वही फाइनली हम युवांग कॉल और एल्डर के बीच में बातचीत पे देखते हैं जहाँ पे युवांग कॉल बताते ही कैसे सारे कैन पीपल डिसाइड कर चुके हैं लॉर्ड यामा की मदद करने के लिए, और युवांग कॉल खुद भी जाएगी ताकि वो यामा की हेल्प कर सके। लेकिन इससे पहले एल्डर को बैम उसके दोस्तों को काला वान के पास भेजना होगा। वही अब हम एल्डर को एक नए पेट को बुलाते हुए देखते हैं जहाँ में बताया जाता है कि इसका नाम म्यान था, जो कि ओरिजिनली एल्डर को बिलोंग करता है और ये उतने टाइम से इंटर्न के पास था, और एक मिस्टीरियस क्रिएचर है जिसके पास टेलीपोर्टेशन की पावर है। जो युवांग कॉल को इसकी पावर सुन के इस पे बिलीव नहीं होता, तो एल्डर यहाँ पे बताते हैं कि कैसे इस क्रिएचर के ऊपर भी कुछ कंडीशंस है, जैसे कि अगर इसको टेलीपोर्ट करना है अपने बॉडी का यूज करके तो उसी सेम डायरेक्शन में एक दूसरा म्यान क्रिएचर भी होना चाहिए। साथ ही जहाँ आप टेलीपोर्ट कर रहे हैं तो आप उस टावर के ऊपर के लेवल पे या काफी दूर टावर में नहीं जा सकते, और इस सिचुएशन में जहाँ पे लॉर्ड यामा गए हैं वो भी इसी सेम फ्लोर पे एग्जिस्ट करता है कहीं और पे। और इस केस में म्यान यहाँ पे बैम उसके दोस्तों को काफी इजीली वहाँ पे टेलीपोर्ट कर सकता है। वही एल्डर जब यहाँ पे टेलीपोर्टेशन गेट को बनाते हैं तो बैम उसके फ्रेंड्स का रिएक्शन देख पाते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है जैसा कि ये एनिमल इन्हें खाने वाला है, जो कि किसी के लिए क्रीपी हो सकता है। और हम देखते भी ऐसे ही जहाँ क्रिएचर को खाने के बाद ढगार मार रहा होता है, और युवांग कॉल को भी लगता है कि बस इतनी इजीली कोई कैसे टेलीपोर्ट हो सकता है भला। जहाँ एल्डर्स के जवाब में युवांग कॉल कहते हैं कि अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो तुम भी इनके साथ जा सकती हो, लेकिन युवांग कॉल के सामने भी कुछ दूसरा गोल था, यानी कि स्लेयर यामा को बचाना। इसलिए हम देखते हैं अगले पल एल्डर को अपनी पावर्स का यूज करके युवांग कॉल पूरे केज को यामा के पास भेजने के लिए अपनी गाइड की मदद से उस पावर को वापस से यूज करते हुए। और वही दूसरी तरफ देखते यामा को, जो कि अभी भी अपनी पंची से पिट रहा था क्योंकि याशा ने उसे ऑर्डर जो दिया था, लेकिन इससे ज्यादा कंफ्यूज वो इस चीज को लेकर था कि आखिर याशा यहाँ पे कौन से ब्लड की बात कर रहा है जो उसे लुपोविया फैमिली से मिला है। जहाँ याशा भी इस बात को सुन के काफी कंफ्यूज जाता है कि कैसे यामा को ये बात नहीं पता, उसे ये बात डूम से जरूर अभी तक पता हो जानी चाहिए थी। वही यामा जो कि परेशान हो गया था इस चीज से, उसे पता था कि अगर अपने कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन की पीक पावर में पहुंच जाए तो इस चीज से बच सकता है, लेकिन उसकी बॉडी पहले से ही फाइट करते करते इतनी ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी थी कि अभी के लिए तो पॉसिबल नहीं था। जब कुछ देर बाद हम यामा को नीचे गिरते हुए देखते हैं, जहाँ पे उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि बिना वो सिंगल हिट किए भी हार गया लुपोविया याशा के सामने, और उसके लिए चीज काफी ह्यूमिलेटिंग थी, ये ऐसा कहीं बेइज्जती भरी, और वो भी उस सिचुएशन में जहाँ पे उसके लोग यानी कि केज खतरे में है और उनका लीडर क्या कर रहा है, अपने हाथों से पिट रहा है। लेकिन तभी यामा कुछ नोटिस करता है और समझ जाते तो वही लाइट थी जो मेरे को यहाँ पर लेकर आई थी, लेकिन ये ऐसे वापस एक्टिवेट क्यों हो रही है। जहाँ लुपोविया याशा का ध्यान भी इस चीज पर जाता है और वो सोचता है कि बोला ये क्या हो रहा है यहाँ पर। जहाँ अगले ही पल यामा काफी शॉक हो जाता है क्योंकि वो समझ गया था यहाँ पे हुआ क्या एग्जैक्टली, और हम देखते पूरे के पूरे केज को अपेयर होते हुए वॉल ऑफ एग्जिस्टेंस के पास में। जहाँ यामा को विश्वास नहीं होता कि कैसे उसके लोग उसे बचाने के लिए आए हैं, क्योंकि वो अपने भाई के अलावा यानी कि डूम के जैसा उसका नेचर नहीं था, जहाँ हमेशा अकेला रहा, जिसने अपनी पावर किसी के साथ शेयर नहीं की और हमेशा खुद को और पावर बनाने पे इसने ध्यान दिया। लेकिन वो आज काफी सरप्राइज है देखकर कि कैसे इसके सारे कैन पीपल उसकी मदद करने के लिए आए हैं, और शायद अब वो वापस से पहले की तरह अकेला नहीं रह गया। लेकिन दूसरी तरफ देखते कैज़ोन को और जॉर्डन को, जो यामा के हालत को नोटिस कर लेते हैं और उन्हें पता था कि काफी सीवियर हालत में यामा है। वही दूसरी तरफ याशा अब स्माइल कर रहा था और कहता है देखो सारे कुत्तों की झुंड एक साथ आ चुकी है, और शायद लॉर्ड ज़हात को इसके बारे में पहले से ही पता होगा क्योंकि वो डेस्टिनी के मास्टर जो ठहरे, और इसीलिए उन्होंने 5th स्क्वाड्रन कमांडर को यानी कि मुझे यहाँ पर भेजा है इनसे डील करने के लिए। वही इनके साथ एल्डर भी आए थे जो कि वापस से यहाँ के चेयरमैन से बात करने लगते हैं
यानी कि रहीम से। जहाँ चेयरमैन वो सारी कंफ्यूजन बताते हैं जो कि यामा के आने के बाद से क्रिएट हुई थी वॉल्व एग्जिस्टेंस पर। वही यामा कैंजोन से पूछता है कि बोला क्या चल रहा है और एल्डर तुम्हारे साथ क्या कर रहे हैं, क्या तुम लोग को डूम कंट्रोल कर रहा है। जहाँ कैंजोन इस कंफ्यूजन को दूर करते हुए यामा को बताता है कि कैसे उन्होंने एल्डर के साथ टीम अप कर लिया ताकि वो यामा की हेल्प कर सके। जहाँ यामा को विश्वास नहीं होता, लेकिन कैंजोन पूछता है कि आप ऐसे पड़े हुए क्यों हो जमीन पर, आखिर किसकी इतनी हिम्मत हो गई जिसने आपके ऊपर हाथ उठाया। जहाँ जॉर्डन इस बात को सुन के विश्वास नहीं कर पाता और कैंजोन को कहता है कि बोले आपका क्या मतलब है, लॉर्ड यामा पक्का वहाँ पे आराम कर रहे होंगे। जहाँ कैंजोन को कहना अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन उसे समझाता है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि लॉर्ड यामा अभी अभी कोई फाइट हारे हैं। जहाँ जॉर्डन को तो अब भी विश्वास नहीं होता और वो कहता है कि शायद वो एक नींद ले रहे होंगे और खुद को उठाने के लिए अपनी ऐसी हालत कर दी। जहाँ यामा के अंदर वो इतनी शक्ति भी नहीं बची थी जो इन लोगों को चुप करा सके, क्योंकि सारी चीजें उसके लिए काफी एम्बैरेसिंग जो थी। वही दूसरी तरफ डूम ही सारी चीजें होते हुए देख रहा था और याशा का ध्यान भी अब डूम पे चला जाता है, जो उसे देखते कहता है ये वही है क्या जिसके बारे में सोच रहा था। हाँ ये वही है। और जैसे ही डूम का ध्यान भी जाता है हम देखते हैं दोनों को बातचीत करते हुए। चाहे याशा थोड़ा सा मजाक उड़ाते हुए डूम को कहता है कितना लंबे समय हो गया तुम्हें देखे हुए, मैंने सुना था कि तुम्हें लॉक कर दिया गया है, क्या तुम अभी अभी जागे हो। लेकिन वही दूसरी तरफ डूम ऐसा लगता है जैसे याशा को देखते ही पैनिक कर गया हो। हम देखते हैं जहाँ वो अपने सारे लोग कह रहा था कि हमें जल्दी से इस आदमी से दूर जाना होगा, खासकर अपने सारे लोगों को लेकर। लेकिन दूसरी तरफ याशा को देखते हैं जिसका फेस एक्सप्रेशन ही बदल गया था, जो कि हंसते हुए कह रहा था एक क्रीपी और इविल स्माइल के साथ काफी देर हो चुकी है पहले ही। फिर हम देखते हैं याशा को अपने फर को फैलाते हुए, वहीं पे डूम जिसके पास अपना फैंग भी नहीं था यानी कि अपनी मेन पावर, वो काफी गुस्से में लगता है और एल्डर कहता है क्या तुमने हमें एक जाल में फंसाया है। जहाँ एल्डर को भी समझ में नहीं आता कि बोला डूम ऐसा क्वेश्चन अब एल्डर से क्यों कर रहा है। जहाँ डूम रिवील करता है कि याशा के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो सारे कैन पीपल को कंट्रोल कर सकता है अपनी विल से ही, और हम देखते हैं कि ये चीज याशा ने की भी थी, यानी कि वो सभी कैन पीपल को माइंड कंट्रोल कर लेता है और हम कैंजोन को अटैक करते हुए देखते हैं। जहाँ यामा उसे रोकने की कोशिश भी करता है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते। साथ ही जॉर्डन को भी हम देखते हैं जो कि सभी लोगों के साथ माइंड कंट्रोल में आ चुका था। वही एल्डर जिसको अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि एक्चुअल में यहाँ क्या चल रहा है और ये चीज कैसे समझ में नहीं आई कि भला ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि किसी को पता हो इस डेस्टिनी के बारे में कि आखिर वो सभी कैन पीपल को यहाँ पर लेकर आने वाला है। लेकिन तभी समझ में आ जाता है कि हो ना हो किंग जहाद का प्लान है, जिसने की डेस्टिनी पहले ही देख ली थी और इसीलिए उसने लोपोबिया याशा को यहाँ पे भेजा जो कि कैन पीपल को माइंड कंट्रोल कर सकता है। और इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि जहाद को सारी प्रोटेक्शन के बारे में पहले से ही पता था कि आने वाले टाइम में क्या होगा। वही इवान कॉल सिचुएशन को जैसे ही समझती है वो सीधे लोपोबिया याशा के ऊपर अटैक कर देती है अपने फ्लेम ऑर्ब से, जब इसे काफी इजीली रोकते हुए देखते हैं याशा के थ्रू। लेकिन इवान कॉल भी अब काफी ज्यादा क्रेजी लग रही थी, जो कहती है मेरे अंदर ये फीलिंग है कि अगर मैंने तुम्हें निपटा दिया सबसे पहले इस बैटलफील्ड में तो तुम कैन पीपल को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। लेकिन याशा के अंदर भी उतना ही कॉन्फिडेंस था, जो कहता है तुम्हें क्या सच में ऐसा लगता है कि तुम मुझे हरा पाओगी। जब इवान कॉल तो फुल श्योर थी कि वो हराने वाले याशा को, लेकिन याशा वहीं पे ताना मारते कहता है तुम काफी एग्रेसिव तो हो लेकिन तुम्हारे फ्लेम के अंदर वो डिग्निटी नहीं है जो कि यॉन फैमिली से लोगों के पास होती है। जब इवान कॉल जैसी अटैक करने वाली होती है हम देखते कैंजोन को याशा के सामने आते हुए, यानी कि इवान कॉल के अटैक के बीच में। चाहे यामा को समझ में नहीं आता कि बोला कैंजोन ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये माइंड कंट्रोल की वजह से हो रहा था। वहीं पे याशा इवान कॉल को कहता है कि अगर तुम इसे अपनी पावर का यूज करके जला के राख कर दो तो शायद हम फाइट कर सकते हैं। लेकिन जो इवान कॉल के एक्सप्रेशन समझ जाता है कि इवान कॉल ने अपने अटैक को कंट्रोल कर लिया है, तो यहाँ पे वो दूसरा ऑप्शन चूज करता है। जो कैंजोन को भी हार में करने वाला था, वहीं पे कुछ अजीब सी चीज होती है और हम फाइनली देखते हैं यामा को वापस से पावर अप करते हुए, जिसको देखकर फाइनली हम देखते हैं याशा की कैट वो भी रिएक्ट कर जाती है डर से। वहीं पे यामा काफी कूल लग रहा था, जो कहता है कि अगर तुम्हें कैन पीपल चाहिए तो पहले तुम्हें मुझे हराना होगा क्योंकि मैं उनका किंग हूँ। वही अब सीन शिफ्ट होता है और वॉल की दूसरी साइड यानी कि जहाँ पे कालवान आया था हम उस जगह को देखते हैं, जहाँ कालावान आर्मी कांटेक्ट में था और ऑब्जर्वर के थ्रू ने बताता है कि कैसे वो इन गार्ड्स को ज्वाइन करना चाहता है। लेकिन सरप्राइजिंगली हमें पता लगता है कि ऑब्जर्वर आर्मी का नहीं बल्कि पीसफुल एग्जिस्टेंस के चेयरमैन का है। जहाँ पे कालावान कह रहा था कि मैं जगह पर इसलिए आया हूँ
ताकि मैं जहाज की आर्मी से बदला ले सकूं। मैं पहले एक स्क्वाड्रन कमांडर हुआ करता था, लेकिन उन्होंने मुझे हटा दिया और अब एक रेगुलर सोल्जर रह चुका हूँ, जिसकी वजह से मुझे काफी ज्यादा गुस्सा है, खासकर जहाज की आर्मी को लेकर। और मुझे बस एक चांस चाहिए उनसे बदला लेने का। जहाँ ऑब्जर्वर में से हम देखते हैं जवाब को आते हुए, जो कि ये चीज कहती है कि अगर तुम्हें जहाज की आर्मी रिजेक्ट कर दिया है तो तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हें क्यों एक्सेप्ट करें। और भला ये जगह वैसे भी फाइटिंग के लिए तो नहीं है। जब हम कालावान को अपनी पावर को शो ऑफ करते हुए देखते हैं, जिसको देखने के बाद ऑब्जर्वर वाले लोग भी रेडी हो जाते हैं कालावान को अपनी साइड मिलाने के लिए, क्योंकि कालावान ये कह के उन्हें कन्विंस कर लेता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे पास अभी लड़ने वालों की कमी है। और अब हमें पास्ट के कुछ सिचुएशंस और पास्ट की कुछ चीजें दिखाई जाती हैं। हम एक हेडक्वार्टर देखते हैं जो कि मिलिट्री को बिलोंग करता था, जहाज की आर्मी को, जहां पर कालावान के लेफ्ट आर्म में एक शपथ बांधी जाती है। साथ ही उसे डिमोट कर दिया जाता है कि स्क्वाड्रन कमांडर से सीधे एक रेगुलर सोल्जर के रूप में, जहां में टावर के मिनिस्टर ऑफ नेशनल डिफेंस यानी कि के द फ्यूरियस को भी दिखाया जाता है, जो काफी गुस्से में लग रहा था अपने नाम के जैसे ही। और साथ ही में कालावान को कहता है कि मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम इतनी इजिली छोड़े दिए जा रहे हो इतने बड़े युद्ध को हारने के बाद। यह ऐसा गए तुमने किंग के ऑर्डर को फुलफिल नहीं किया। वही इस टाइम पे हम कालावान को भी देखते हैं जो काफी सैड था, अपनी गलती को भी मानता है, लेकिन वो इस जगह पर वापस इसलिए आया था ताकि उसे एक और चांस मिल सके अपनी आर्मी के लिए कुछ और करने के लिए। जहां हम इस मिनिस्टर डिफेंस को देखते हैं जो कि कालावान को बताता है कि एक स्पेशल मिशन है जो कि डायरेक्ट ऑर्डर है खुद कमांडर इन चीफ की तरफ से, लेकिन तुम अकेले नहीं होगे उस चीज को करने वाले। जिसके कुछ समय बाद हम कालावान को लोपोबिया यास्ट्रा के सामने देखते हैं, जहाँ कालावान कहता है मैं तुम्हें काफी समय बाद मिल रहा हूँ। वहीं पे लोपोबिया का कहना था कि तुम अब डिमोट हो चुके हो एक स्क्वाड्रन कमांडर से एक सोल्जर के रूप में, तो मुझे तुम्हें क्या कह के बुलाना चाहिए। जहाँ यास्ट्रा को इस चीज से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था कि कालावान अब एक सोल्जर बन चुका है, क्योंकि उसे पता था कि एक टाइम के बाद वापस से कालावान अपनी पुरानी पोजीशन को पा ही लेगा। और यहाँ हमें पता लगता है कि लोपोबिया यास्ट्रा और कालावान को जो मिशन दिया गया था खुद नेशनल डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा, वो कुछ और नहीं था बल्कि पीसफुल कोएग्जिस्टेंस वॉल को लेकर था, जिसको एस्टेब्लिश किया गया था जेनेसिस के बाद सारे कॉन्फ्लिक्ट को एंड करने के लिए। और फिफ्थ स्क्वाड्रन कमांडर को यानी कि यास्ट्रा को और साथ ही कालावान को ये टास्क दिया गया था कि वहां से उन्हें 2 वॉल को तोड़ना है और कुछ ग्रेट वॉर हीरोज को जो कि उस एंशिएंट टाइम से यहाँ पे सील किए गए हैं उनको वापस से आजाद कराना है। और ऑब्वियसली वो काफी पावरफुल होंगे, तो या तो उन्हें किसी भी तरीके से अपनी साइड में मिलाना होगा या तो उन्हें खत्म करना होगा। जब कालावान इस मिशन की ब्रीफिंग सुनने के बाद मिनिस्टर से पूछता है कि एग्जिस्टेंस वाली वॉर तो काफी लंबे समय से है, तो भला अब हम इसे अटैक क्यों कर रहे हैं। जब मिनिस्टर अब कालावान को और यास्ट्रा को ये समझाते कि कैसे जो पीसफुल टाइम था वो खत्म हो चुका है, क्योंकि जब 10 ग्रेट फैमिली लीडर्स है उनके बीच में अब तनाव बढ़ चुका है इतना ज्यादा कि कभी भी वॉर छिड़ सकती है। जो एग्जांपल देते हुए बताते हैं कि कैसे टावर में जो हाफ फैमिली है यानी कि 10 फैमिली में से सबसे पावरफुल फैमिली, वो काफी गुस्सा इस बात को लेकर कि यूरी हा को कैसे ट्रीट किया गया था हेल्ट्रेन आर्क में। वही दूसरी एक और 10 फैमिलीज में से एक यानी कि पाविदा फैमिली, जिसके ऊपर ये आरोप है अभी के समय में कि जितनी इवेंट्स हुए हेल्ट्रेन तक उसमें सीधे सीधे उनका हाथ था। और टावर में अब जितनी चीजें भी होने वाली है यानी कि जो युद्ध छिड़ने वाले हैं उन सब में कहीं ना कहीं पाविदा गुस्तांग यानी कि एक फैमिली लीडर का हाथ है। और उसके बाद किंग जहाद के जो 3 ऑर्डर है उसके बाद से तो युद्ध होना लगभग तय है। और इसीलिए रॉयल आर्मी के जो कमांडर इन चीफ है यानी कि अडोरी जहाद, उन्होंने ये प्रिडिक्शन की है कि कैसे पूरे टावर में एक बहुत बड़ा रप्चर आने वाला है और उस युद्ध में काफी सारी फैमिलीज खत्म होने वाली हैं। और इसमें सभी रॉयल आर्मी को अपनी सीक्रेट ड्यूटी को पूरा करना होगा यानी कि किंग जहाद के सारे ऑर्डर को फुलफिल करके। और कमांडर इन चीफ यानी कि अडोरी जहाद का मानना है कि इन सब प्रॉब्लम्स की रूट सिर्फ एक ही है, यानी कि वो इरेगुलर जो कि लास्ट स्टेशन से एस्केप करके भाग गया था। और इस इरेगुलर की वजह से जो बहुत पुराने समय में एंटी जिहाद अलायंस बना था यानी जिसके वजह से फर्क और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन किंग जहाद के खिलाफ आई थी, उनसे फाइट करने के लिए वो वापस से कम बैक ना कर जाए टावर के अंदर। और इसीलिए वो उस पीसफुल कोएग्जिस्टेंस वॉल को पहले डिस्ट्रॉय कर देंगे और उसमें से जो वॉर हीरो निकलने वाले हैं जो कि पॉसिबली एलाई होंगे उस इरेगुलर के, उन्हें खत्म कर देंगे, अपनी तरफ मिला लेंगे इससे पहले कि ये लोग ऑर्गेनाइज कर सके उस वॉर के लिए। और ये इनके मिशन का मेन गोल है जो कि इन्हें अचीव करना है, यानी कि उन वॉर हीरोज को या तो अपनी तरफ मिला लो या उन्हें खत्म कर दो। किसी भी सिचुएशन में वो वापस इरेगुलर या फर्क के साथ मिलकर काम ना कर सके।
वही कालावान इस सारी बातों सुन के उसे एक चीज और क्लियर हो गई थी कि 25th बम जिसे वो हेल ट्रेन में मिला था वो हो ना हो अपने आप को रेडी कर रहा होगा और अपने आप को और भी स्ट्रांग बना रहा होगा, क्योंकि उसका मास्टर जिनसुंग अभी भी ट्रैप्ड है और उसे पता है कि एक दिन वो कालावान को ढूंढते हुए उसके सामने जरूर आएगा। और कालावान को भी पता है ये बात कि जब वो दिन आएगा तो उसके लिए कालावान भी काफी एक्साइटेड होगा। जब हम प्रेजेंट में देखते हैं कालावान को इस सारी चीज सोचते हुए कि आखिर कौन सी सिचुएशन थी जो कि उसे यहाँ पर ले आई है, और साथ ही वो भी चीज को देखकर काफी एक्साइटेड है कि बैम कितना ग्रो कर चुका होगा इतने टाइम में। कहने के साथ ही वो पीसफुल कोएग्जिस्टेंस वॉल की आर्मी के अंदर इन्फिल्ट्रेट कर लेता है। वही दूसरी तरफ हमें केव के अंदर वापस ऐसे मिस्टीरियस क्रिएचर यानी कि मैन को दिखाया जाता है जो कि एक्टिवेट हो जाता है और टेलीपोर्ट कर देता है बैम और उसके फ्रेंड्स को। जहाँ बैम अपने सामने कोएग्जिस्टेंस पीसफुल वाली वॉल को देखकर सोच में पड़ जाता है कि आखिर यहाँ पे है क्या कालावान और वो उसे कैसे ढूंढने वाले हैं भला। और बैम की इसी थॉट के साथ ही आज के एक्सप्रेशन वीडियो को भी यहीं पे ओवर करते हैं, जहाँ एक्सप्रेशन तो ओवर हो गया लेकिन वीडियो नहीं। आने वाले वीडियोस में आपको पॉसिबली कालावान वर्सेस बैम भी देखने को मिलेगा कुछ एपिसोड के बाद, लेकिन उससे पहले आपको शायद एंशिएंट वॉर हीरोज के बारे में जानने को और भी मिले और आपको पता लगे कि भला किंग जहाद और फक के बीच में आखिर कौन सी वॉर हुई थी। और इतना ही नहीं, आखिर एल्डर का क्या कनेक्शन है इस वॉर से जिसको लेके वो काफी सेंटिमेंटल है और पूरी की पूरी कैन पीपल को लेकर आ गया यहाँ पे फाइट करने के लिए। और इतना ही नहीं, आखिर लोपोबिया याशरा और डूम यामा ब्रदर्स के बीच में आखिर कौन सा कनेक्शन है और एक कौन सी मिस्ट्री है जो कि कैट पूरी की पूरी डॉग प्रजाति को यहाँ पर कंट्रोल कर रही है। और सबसे बड़ी बात, आखिरी वॉर हीरो जो इतने पावरफुल है कि खुद किंग जहाद की आर्मी उन्हें अपने साथ मिलाना चाहती है जब वो वॉल से बाहर निकलेंगे इतने समय बाद, यानी कि 1000 ईयर्स के बाद। और आखिर उनका रिएक्शन क्या होने वाला है जो सब आपको जानने को मिलेगा हमारे आने वाले वीडियोस में, जिसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वीडियो को जल्द से जल्द देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन करना होगा। साथ वीडियो पसंद आ रही हो तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करें और ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के बीच में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।